सो वेलकम है एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी मतलब कि ईएमटी और ईएमटी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने डिफरेंट जियोमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कैसे फॉर्मूला यूज़ होते हैं, किस तरह से आपको साइन थीटा टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, वर्टाइसिस दिए गए हैं तो क्या यूज़ करना है और लेंथ ऑफ साइड दिया गया है तो क्या यूज़ करना है, ये सभी बातें मैंने आपको बताई है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू आई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी। अब यूनिट लेंथ है तो यहाँ से F बाई एल हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ से डिवाइड करना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो लेंथ पे इंटीग्रेशन किया गया था वो इंटीग्रेशन यहाँ से अभी हम निकाल रहे हैं। सो आई और एल कैप क्रॉस बी वेक्टर है यहाँ पे लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली अभी तक तो जो मेरा एनालिसिस है उसमें कहीं पे भी इस टाइप का फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एक बार आपके सामने आ जाना चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला है उसकी कंडीशन याद रह जाएगी कि एल क्रॉस बी आता है और आई आता है। तो बात करते हैं हम कि एक क्वेश्चन यहाँ पे, अब सभी चीज़ें अभी हम क्वेश्चन से ही पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे दो करंट कैरिंग वायर है और उस पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक में है करंट I1, एक में है करंट I2। तो यहाँ पे जो उसके बीच का डिस्टेंस है वो है d। अब d डिस्टेंस से सेपरेट भी हमने कर दिए, तो अब हमें क्या फाइंड करना है। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पहले अभी हम फोर्स ऑन वायर नंबर 1 फाइंड करेंगे ड्यू टू द वायर 2, मतलब कि फोर्स ऑन 1 बाई 2 F12 फाइंड कर रहे हैं अभी हम। तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स I2 है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है I1 पे, तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड है वो थंब है वो I2 की डायरेक्शन में रखेंगे, तो यहाँ से राइट साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जा रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो यहाँ पे बाहर आ रहा होगा। क्लियर, I2 का मैग्नेटिक फील्ड क्लियर। अब यहाँ से ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो I1 होगा क्योंकि यहाँ पे करंट इसका होगा, और इंटीग्रेशन dl क्रॉस b किसका होगा, देखो b है वो I2 का होगा, तो म्यू 0 I2 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वायर के लिए क्या आ जाएगा 2 पाई और डिस्टेंस d। क्लियर। तो अब यहां से क्या आ जाएगा म्यू 0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। अब ये है वो F12 है, इसकी डायरेक्शन है वो भी हमें फाइंड करनी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ बात की होती तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता और यहाँ पे एल भी इंक्लूड हो जाता। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे
यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। अब डायरेक्शन की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन होगी, देखो I1 है अपवर्ड साइड, और मतलब कि लेंथ है उसकी अपवर्ड साइड कंसीडर कर रहे हैं अभी हम, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, बाहर आता हुआ। तो I और क्रॉस B जैसे ही आप करेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, टू राइट, क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं तो F21 क्या होगा, μ0 I2 I1 या I1 I2, यहाँ पे I1 I2 लिखो, I1 I2 2πd, लेकिन यहाँ पे टू दी लेफ्ट, मतलब कि देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अभी हम फिंगर रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल कर रहे हैं, तो थंब है वो लेफ्ट साइड आएगा, तो इस साइड आ रहा है। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, ये आप ये पूरा लिख दो और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो कि व्हेन for current carrying wire if current is in same direction in both wire, then they attract each other। मतलब कि फोर्स है वो दोनों एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों में। और इफ करंट फ्लोइंग इज इन opposite direction, then repel each other। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगेगा। सो ऐसा कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है स्ट्रेट वायर में, तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कि 3 वायर से, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं कि 3 वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, वायर 1 and 3 कैरी करंट I in same direction if central wire displaced right by distance x। मतलब कि यहाँ पे देखो 3 वायर से 1 2 and 3, तो ये है 1 ये है 3, तो इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और तीनों है उसका डिस्टेंस है d, सेपरेशन है वो d है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ सेंट्रल वायर डिस्प्लेस्ड राइट बाय डिस्टेंस x, मतलब कि यहाँ पे इसकी नई पोजीशन है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट है। देन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर वायर 2। अज्यूम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 इज m। तो यहाँ पे देखो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस साइड मूव करेंगे
तो यहाँ से अट्रैक्ट होगा, यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि करंट की डायरेक्शन भी आपको फाइंड करनी है। तो करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये यहाँ से आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये वायर 3 है उसको रिपेल करेगा और फिर से वो इस साइड आ जाएगा और ये वायर रिपेल करेगा। तो बेसिकली जो सेंट्रल वायर है वो इस टाइप से उसकी मोशन होगी, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, SHM होगी और ऑसिलेशन कर रहा होगा। इसीलिए आपको कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला गया है। अब हम क्या करेंगे कि पहले फोर्स ऑन वायर 2, देखो फोर्स ऑन वायर 2 बाय 3, अगर फोर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो μ0 I और यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है ऐसा सोचो, तो μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे देखो ये है D और यहाँ पे वायर आ गया है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस D माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे D माइनस एक्स। क्लियर? यहाँ पे ये समझ आ रहा है आपको कि D माइनस एक्स आ गया। अब फोर्स ऑन वायर 2 बाय वायर 1 क्या आ जाएगा, μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पे D प्लस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस है वो यहाँ से मेजर करना है तो ये हो गया D, यहाँ से x मूव कर दिया था हमने तो D प्लस एक्स। अब फोर्स F ऑन वायर 2 क्या आ जाएगा, 2 3 प्लस F 2 1। क्लियर? तो यहाँ से अगर आपको फोर्स निकालना है तो देखो μ0 I1 बाई 2 पाई D माइनस एक्स प्लस μ0 I1 2 पाई D प्लस एक्स। यहाँ से μ0 I1 बाई 2 पाई कॉमन लेते हैं और यहाँ पे D माइनस एक्स और D प्लस एक्स LCM ले लिया, तो यहाँ से D प्लस एक्स प्लस D माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर ये इक्वेशन हमने सोल्व किया, ये इक्वेशन सोल्व कर लिया हमने, तो हमारा जो SHM है, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ बात की थी कि फोर्स लग रहा है वायर 2 पे 3 की वजह से वो F23 बोला जा रहा है, F21 बोला जा रहा है। क्लियर? अब ये स्टेप है वो कैंसिल कर देना, और यहाँ पे इसी स्टेप पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस साइड है, अंदर की साइड, मतलब कि ये है वो यहाँ पे क्रॉस से बता रहा हूँ, और वायर की लेंथ है वो नीचे की डायरेक्शन में ले रहे हैं अभी हम, तो वायर पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि F21 है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और F31 है वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ से फील्ड है वो बाहर आएगा,
तो फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सॉरी, यहाँ से फील्ड है वो बाहर आ जाएगा, तो वो है ये फोर्स जो लग रहा है वो माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से ये माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक्स कैप और ये है माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये है माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में और ये है एक्स कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये आपका एक्स कैप डायरेक्शन है और यहाँ पे ये है माइनस ऑफ एक्स कैप डायरेक्शन में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि म्यू ज़ीरो आई वन बाई 2 पाई ये कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स। सो अगर आप डायरेक्शन नहीं लेते तो यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस ही रहता, माइनस नहीं आता और आपका प्रॉब्लम है वो गलत हो जाता। तो यहाँ पे देखो डी प्लस एक्स और आगे माइनस प्लस डी माइनस एक्स। तो यहाँ से म्यू ज़ीरो आई वन बाई 2 पाई और यहाँ पे इसको लिखा जाएगा डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऑफ 2x आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो फाइनल आंसर है एफ नेट इक्वल टू आ रहा है म्यू ज़ीरो आई वन और यहाँ से माइनस ऑफ यहाँ से x और डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ पे पाई। क्लियर? तो ये आपका फाइनल जो आंसर है वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो पहले f इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो आई वन बाई पाई डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ पे x। अब यहाँ पे क्या होगा कि d डिस्प्लेसमेंट d सॉरी ये डिस्टेंस है d वो x की कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होगा। सो आपका जो f है वो क्या आ जाएगा माइनस म्यू आई वन बाई पाई और यहाँ पे डायरेक्टली d का स्क्वायर। x है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हो रहा है f इक्वल टू माइनस के एक्स। सो हियर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर k बाई एम। सो k क्या आ गया आपका म्यू ज़ीरो आई वन बाई पाई डी स्क्वेयर एम। यहाँ से ओमेगा हमें मिल गया। अब t फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो 2 पाई बाई ओमेगा मतलब कि m पाई डी स्क्वेयर बाई म्यू ज़ीरो आई वन। क्लियर? तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया और ये है वो ओमेगा आ गया। तो इस तरह से आपको कभी भी ये वायर से वो दिए गए हैं और इस टाइप की सिस्टम दी गई है तो आपको डायरेक्टली वन टाइप ऑफ ये हमने क्या किया कि फोर्स कितना आ रहा है और इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिख के हमने सोल्व कर लिया। तो अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बात किया तो
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, एक्सिस मतलब कि ये जो सर्कुलर कोइल है उसकी जो एक्सिस है उस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सपोज पॉइंट P है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का उसे Z कंसिडर करो, और ये जो रेडियस है उसे अभी हम R, स्मॉल r नहीं कैपिटल R कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम कैपिटल R कंसिडर करो, तो ये है वो रेडियस और एक्सिस से डिस्टेंस है उसके बेस पे फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जैसे कि करंट सपोज है घूम रहा है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? सो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट यहाँ पे सपोज I है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि सपोज यही केस में बता रहा हूं कि सपोज R इक्वल टू, सॉरी डिस्टेंस D है। देखो Z है वो बहुत ही ज्यादा होगा जब R से, Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो क्या आ जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वेयर बाय 2, और R को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं अभी हम, तो Z क्यूब आ जाएगा और Z कैप डायरेक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है कि फॉर लार्ज डिस्टेंस इस तरह से वेरी होगा, और इफ Z इक्वल टू 0 मतलब Z 0 ले लिया तो यहाँ से Z कम होके यहाँ पे आ गया, तो Z 0 आप लेंगे तो डायरेक्टली B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 I R स्क्वेयर बाय 2 R क्यूब इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 R। क्लियर? यहाँ पे म्यू 0 I बाई 2R है वो सेम ही फील्ड आपको मिल रहा है जो कि हमें सर्कल के सेंटर से मिल रहा था। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल है वो यही दे रहा था, तो यहाँ पे ही जनरलाइज फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब इसी के बेस पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू कोइल्स ऑफ रेडियस R, कोइल लोअर कोइल कैरीज। देखो यहाँ पे पहले दो कोइल से वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो लोअर कोइल कैरीज करंट 2I, ओके, सपोज इस डायरेक्शन में करंट 2I है, ओके, करंट है 2I, और अपर कोइल कैरीज करंट I। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एट पॉइंट P। तो यहां कहीं पे पॉइंट P है और ये डिस्टेंस आपको दिया जाता है 2R। क्लियर? और रेडियस यहां पे दोनों की है R। तो देखो यहां पे करंट है वो एक में इस तरह से घूम रहा है और एक है उसमें उससे ऑपोजिट घूम रहा है। तो हमें बेसिकली पता है कि करंट, देखो रेडियस सेम है, करंट जिसमें ज्यादा है उसी का फील्ड है वो डोमिनेंट होगा, और P है वो दोनों से R डिस्टेंस पे है। सो फोर्स ऑन पॉइंट P बाय अपर कोइल FPU कितना आएगा, म्यू 0 I, और क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे R स्क्वायर और यहाँ पे 2 R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर रेस टू 3/2, और फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस Z कैप में, और FP लोअर कोइल से कितना फोर्स हो रहा है, म्यू 0 I
आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2 और ये है पॉजिटिव में क्योंकि अपवर्ड साइड लग रहा है फोर्स। अब यहाँ से P है वो दोनों में डिस्टेंस R पे है, सो यहाँ पे μ0I आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करना है हमें, क्योंकि ये P है उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है R, यहाँ से भी डिस्टेंस है R। क्लियर? तो इसीलिए Z की जगह पे R पुट कर दिया है। तो F PU इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो μ0I और यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से 2�3/2 और r⁻³ इन माइनस जेड कैप। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा μ0I बाई 2 इंटू 2⁻³ इन माइनस जेड कैप और FPL क्या आ जाएगा μ0I बाई 2 और यहाँ पे ओके यहाँ पे जो करंट है लोअर कॉइल में वो है 2I। ओके यहाँ पे करंट है वो 2I है, तो इसी की वजह से यहाँ पे करंट है वो 2I आ जाएगा। करंट अगर 2I आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इस तरह से आ जाएगा और ये 2 कैंसल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर देखो ये कैंसिल कर दोगे तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, तो कैंसिल नहीं करना है अभी हमें, 2I रखते हैं और जेड कैप डायरेक्शन। तो आपका जो नेट फोर्स है P नेट कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों का ये वेक्टर सम ही है, तो यहाँ पे दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा μ0I बाई 2⁻³ R और डायरेक्शन आ जाएगी जेड कैप, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं μ0I और यहाँ पे ये है 2 टाइम्स, तो 2 - 1 कर देंगे तो आपका ये μ0I बाई 2 इंटू 2⁻³ एक और बच जाएगा। तो यहाँ से आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन यहाँ पे F नेट है वो हमें मिल गया है यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे। यहाँ पे देखो ये 22 नहीं है, ये 2 इंटू 2⁻³ है। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है वो हमने सोल्व कर लिया है और इस टाइप के प्रॉब्लम है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम है वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि अगर दोनों में करंट सेम है तो P पे कितना फोर्स लगेगा, दोनों में करंट सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो P पे फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, P पे फोर्स है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हम इसके बाद देखते हैं कि सोलेनोइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आपको मिलेगा। देखो सोलेनोइड है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको सोलेनोइड बनाना है तो आप अपनी पेन लो, पेन पे वायर से वो सर्कुलरली वाइंड कर दो। तो ये पेन लिया, उस पे वायर है उसका वाइंडिंग कर दिया तो हमें सोलेनोइड मिल जाएगा। तो सोलेनोइड है वो मैग्नेटिक फील्ड inside and outside solenoid। तो यहाँ पे देखो पहले सोलेनोइड ड्रॉ करते हैं।
तो ये सोलेनोइड है, उसमें फील्ड किस तरह से, यहाँ पे देखो ये वायर से अब यहाँ पे ये वायर से और सोलेनोइड है, उसकी रेडियस है r। अब यहाँ कहीं पे पॉइंट P है, सॉरी यहाँ कहीं पे है पॉइंट P। तो ये पॉइंट P है, उससे डिस्टेंस आपको मेजर करना है और फील्ड निकालना है। तो देखो पॉइंट P है, तो यहाँ से सेम हमें क्या प्रोसीड करना है कि इसको एक्सिस लेनी है, ये है वो सोलेनोइड की एक्सिस के बात कर रहे हैं, और यहाँ से इसको θ1 एंगल कहते हैं और ये जो एंगल मिल रहा है इसे θ2 कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, B इक्वल टू μ0 I बाई 2 μ0 n I बाई 2, और यहाँ से कोस θ2 माइनस कोस θ1। ओके, थीटा जितना ज़्यादा होगा कोस में, उसकी उतनी वैल्यू है वो कम आती जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 0 तक वेरी हो रहा है। तो अब सपोज फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड, अगर इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करेंगे, देखो यहाँ पे n है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका पॉइंट P है वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, और ये है वो इनफाइनाइट है, तो पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट P से ये एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो कम होता होता 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है तो ये एंगल है वो इस तरह से 0 हो जाएगा, और ये जो एंगल है, सॉरी यहाँ पे ये एंगल है वो 0 हो जाएगा, और ये इस साइड के एंगल की बात करें अगर हम, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो θ1 है यहाँ पे, देखो ये है वो इस तरह से पूरा घूम जाएगा और इस साइड चला जाएगा, और θ2 है वो यहाँ से लेके 0 तक आ जाएगा। θ1 है वो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि पाई हो जाएगा, और θ2 है वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से आपका फील्ड आ जाएगा μ0 ni, यहाँ से 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 माइनस, और कोस 180 क्या आ जाएगा -1। सो यहाँ से B इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ μ0 ni फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड। क्लियर, फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड B इक्वल टू हो जाएगा μ0 ni। अब फॉर सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात कर लेते हैं अभी हम। सेमी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, देखो एक साइड है और ये पॉइंट P है वो यहाँ कहीं पे होगा एक एंड पे, तो यहाँ से एक जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ से एक एंगल है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से θ2 इक्वल टू 0 और θ1 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ से B इक्वल टू μ0 ni बाई 2, और यहाँ से कोस 0 मतलब कि 1 माइनस 90 मतलब कि 0। अब μ0 ni बाई 2, ये है वो सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, तो ये फील्ड आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और
यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, अगर फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो करंट सपोज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये है हमारा सोलेनोइड, और करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो कर्ल जैसे ही आप करेंगे तो फील्ड आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, सोलेनोइड की एक्सिस के डायरेक्शन में। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करें तो जेड डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid carrying constant current I। देखो बी आउट है वो 0 हो जाएगा। अब किस तरह से 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक ये सर्कल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज सर्कल है उसमें भी करंट इस तरह से घूम रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। लेकिन उसका रीज़न क्या है, बेसिकली अगर यहाँ से आप टॉप व्यू सोचो तो करंट है वो इस डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, करंट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, सो इतना वायर है उसको अभी हम सोचते हैं ये स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लेते हैं, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कर्ल हो रहा होगा, तो यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट वायर सोचे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, इस डायरेक्शन की बात करें तो सभी जगह पे ऐसा होगा। तो जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, जो अंदर की साइड सर्कल के अंदर जो कंपोनेंट है वो सभी प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे जो ये फील्ड है वो कैंसल हो रहा होगा इसके ऑपोजिट फील्ड से। क्लियर? सो इसी की वजह से क्या होगा कि जो अंदर के फील्ड से वो सभी एक डायरेक्शन में यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएंगे और जो बाहर के कंपोनेंट्स है वो 0 हो जाएंगे। क्लियर? तो बी आउटसाइड द सोलेनोइड फॉर कांस्टेंट करंट है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर टाइम वेराइंग करंट है तो आपको देखना होगा कि बी आउटसाइड द करंट कैरिंग लूप है वो किस टाइप से वेरी करेगा, तो उसके लिए हम रिलेशंस भी देख लेंगे। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है एम्पियर्स लॉ और उसके प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर लेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ईएमटी है उसमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पूछने में थोड़ा हार्ड लेवल है वो हार्ड हो जाता है, तो प्रॉब्लम से वो इजी कंसेप्ट पे ही पूछे जाते हैं। और एम्पियर्स लॉ है वो देखेंगे और उसके बाद है हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे, बाउंड करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिलेशन की। तो यहाँ पे देखो कि एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो एम्पियर्स लॉ है वो पहले तो किसके लिए वैलिड है, एम्पियर्स लॉ है वो हम उसी प्रॉब्लम्स में लगाएंगे जहाँ पे इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है। और देखो सभी प्रॉब्लम से वो डिफरेंट मेथड से सोल्व किए जा सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम को 3 या 4 मेथड से सोल्व किया जा सकता है, सभी में आंसर सेम रहता है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि इजीएस्ट वे कौन सा है वो देखना होता है। तो इनफाइनाइट वायर है उसके प्रॉब्लम से वो एम्पियर्स लॉ से इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल
बी डॉट डी एल, ये जो लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज बाय लूप। मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लोज कंटूर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई एनक्लोज्ड। क्लियर? तो इसका मतलब है कि देखो, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसका करंट है आई, तो यहां से सपोज आर रेडियस, आर डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि इमेजिनरी एक लूप लेंगे। देखो लूप है नहीं, दिया नहीं गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, लेकिन हम इमेजिनरी लूप लेंगे आर रेडियस का। तो आर रेडियस का आप लूप लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखो आर रेडियस का लूप लेंगे और यहाँ से करंट पास हो रहा है आई, तो ये इस लूप को एम्पीरियन लूप बोला जाता है, जो हम इमेजिनरी लूप ले रहा है आर रेडियस का, जो कि ये वायर को एनक्लोज कर रहा है, तो उसी को एम्पीरियन लूप बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 0 टू क्लोज कंटूर है आर रेडियस का, सो 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेशन होगा, और b है वो कांस्टेंट है, dl पे ही इंटीग्रेशन हो रहा है, सो म्यू जीरो और i एनक्लोज। सो i एनक्लोज है, उसमें एनक्लोज मतलब कि जो ये लूप है उसके अंदर i आ रहा है, उसी की बात हो रही है। अगर यहाँ पे 2 वायर्स होते तो 2 वायर्स की बात करते, 3 वायर्स होते तो 3 वायर्स की बात करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो b है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ से म्यू जीरो आई एनक्लोज। सो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो आई एनक्लोज बाय 2 पाई आर। यहाँ पे देखो r है वो बेसिकली एम्पीरियल रूप की रेडियस है, तो वही देखो सपोज यहाँ पे अगर हमें बोला है कि पॉइंट P है उसके पास आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम इजीली यहाँ पे r की जगह पे ये जो डिस्टेंस है वो हम पुट कर देंगे, कोई भी z डिस्टेंस है वो हम पुट कर देंगे, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट करंट्स दिए गए होते हैं। सपोज ये लूप है, उसमें यहाँ पे कोई करंट है वो बाहर आता हुआ दिया गया है, तो करंट है वो बाहर आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे करंट है वो अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई करंट है वो फाइंड करना होता है कि ये करंट है वो आपको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा लूप है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन करके आप म्यू जीरो आई एनक्लोज फाइंड करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे ये जो एक लूप है उसमें 2 करंट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो 2 करंट्स जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली म्यू जीरो I1 प्लस I2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो करंट है उसके लिए आप एम्पीरियन लूप है वो कंसीडर करेंगे, तो आपको इस तरह से लूप लेना पड़ेगा कि रेडियस है सभी जगह पे सेम रहे। तो आप इस तरह की जियोमेट्री है कि जहाँ पे ये करंट है, ये भी करंट है, और यहाँ पे ये लूप इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस है वो वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह पे हम एम्पियर्स रूल नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते, एम्पीरियन लूप है इस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। एम्पीरियन लूप है वो आपका जो करंट है उसी को सेंटर में लेके ही कंसिडर करना होगा। क्लियर? सो यहाँ पे देखो ये तो हमने
यहाँ से डिराइव कर लिया है, लेकिन यहाँ से अगर ये है कंटूर इंटीग्रल और इसको हमें सरफेस में कन्वर्ट करना है तो डेल क्रॉस बी आ जाएगा, डेल क्रॉस बी डॉट डी एस इक्वल टू, यहाँ से सरफेस इंटीग्रल क्या आ जाएगा, देखो म्यू ज़ीरो और सरफेस के ऊपर इंटीग्रल कर रहे हैं अभी हम, तो क्या आ जाएगा जे डॉट डी एस, क्योंकि ये है वो आपका करंट है और ये है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हमें डायरेक्टली म्यू ज़ीरो जे मिल जाएगा। तो ये है वो मैक्सवेल इक्वेशन इन ईएमटी है, वही यहाँ से आ रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ से कंटूर में से सरफेस करना है तो यहाँ पे क्रॉस लगाना होगा, वैसे ही सरफेस में से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको डाइवर्जेंस लगाना होगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर देंगे कि कभी कभी जो इंटीग्रेशन है सरफेस टू कंटूर एंड कंटूर टू सरफेस या तो वॉल्यूम, वो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये है ये तो बेसिकली सरफेस टू कंटूर या कंटूर टू सरफेस का रूल है। और अदरवाइज जब हम सरफेस टू वॉल्यूम करेंगे तो उसी को गॉस डाइवर्जेंस लॉ बोलते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस लॉ कहा जाता है। अब यहां से एक रिलेशन में बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर सिलिंड्रिकल वायर, अगर J इज प्रोपोर्शनल टू S रेस टू N है, J मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू S रेस टू N है, तो B in इज प्रोपोर्शनल टू S रेस टू N+1 होगा और B आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/S होगा, विच इज अनअफेक्टेड होगा। मतलब कि B आउट है वो ऑलवेज 1/S से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये तीनों चीजें हैं वो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। देखो सपोज यहाँ पे आपको बोला जाता है कि J इक्वल टू है कुछ यहाँ पे J0 r⁻3, तो B इनसाइड है वो क्या होगा S मतलब कि r⁻4 होगा और B आउटसाइड है वो 1/r होगा, R के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। तो यही चीज़ें हो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है वो सभी एग्जामिनेशन से उसमें पूछा गया है और पूछा जाता है कि आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है और बी इन बी आउट के रिलेशन से वो पूछे गए हैं कि कौन सी प्रोपोर्शनलिटी होगी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो इसके एग्जांपल्स भी हम करेंगे। और यहाँ पे ईएमटी के लिए मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे में ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि ईएमटी के लिए आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाद में एग्जांपल्स
सोल्व करेंगे। कभी कभी एग्जाम्पल से जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सो ईएमटी है उसको इसी तरह से हम हैंडल करते रहेंगे, और जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़े साथ में ही सोल्व करेंगे। एक लेक्चर है वो एग्जाम्पल्स का ही रखेंगे कि एग्जाम्पल्स उसी में सोल्व करेंगे। और कौन सा रूल यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे मिक्स्ड रूल होगा। सो मिक्स्ड कंसेप्ट होंगे। सो मिसलिनियस कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस है वो ईएमटी से पूछे जाते हैं। सो नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन में ईएमटी से उसको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछना है तो वो ईएमटी या तो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके पूछे देंगे। क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल देखेंगे ए, और उसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है वो देखेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं है वो देखेंगे, और मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी इंटरेक्शंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। रिवाइज करो, और अभी बहुत ही कम टाइम बचा है तो आप स्पीड में अपना जो वीडियोस है पेंडिंग है तो आप स्पीड में वो उसको ख़त्म करो।